लाल हवेली का बुलावा। अध्याय 1। विरासत में मिला डर। आर्यन लंदन में रहने वाला एक सफल वास्तुकार आर्किटेक्ट था जिसे अपने पूर्वजों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। एक सुबह उसे कोलकाता से एक कानूनी नोटिस मिला। उसे पता चला कि उसके दादा, जिन्हें लोग राजबाबू कहते थे, ने उसके नाम पर एक विशाल हवेली छोड़ी है, लाल कोठी। कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे स्थित ये कोठी दशकों से बंद थी। स्थानीय लोग कहते थे कि उस हवेली की दीवारें आज भी बात करती हैं। आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मानकर कोठी देखने निकल पड़ा। अध्याय 2। कोठी का दरवाजा। जब आर्यन लाल कोठी के विशाल लोहे के गेट पर पहुंचा तो वहां का सन्नाटा उसे चुभने लगा। कोठी की ईंटें गहरी लाल थीं, जैसे उन्हें खून से रंगा गया हो। चौकीदार, एक बूढ़ा आदमी जिसकी जीभ कटी हुई थी, ने आर्यन को एक पुरानी पीतल की चाबी दी और बिना कुछ बोले भाग गया। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। घर के अंदर की धूल में किसी के नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान फर्श से शुरू होकर छत की ओर जा रहे थे। अध्याय 3। निषिडाक का रहस्य। रात हुई। आर्यन हवेली के पुस्तकालय में सोफे पर लेटा ही था कि उसे बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आर्यन, बेटा, बाहर आओ। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। यह उसकी मां की आवाज थी, जिनकी मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी। वो बालकनी की ओर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अचानक याद आया कि बंगाल के लोक कथाओं में एक ऐसी शक्ति का जिक्र है जिसे निषिडाक कहते हैं, एक ऐसी प्रेतात्मा जो अपनों की आवाज में पुकारती है और जो उसकी पुकार पर बाहर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अध्याय 4। तहखाने का सच। डर के मारे आर्यन ने नीचे तहखाने की ओर जाने का फैसला किया, जहां से अजीब सी खुरचने की आवाजें आ रही थीं। वहां उसे अपने दादा की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, लाल कोठी कोई घर नहीं, एक पिंजरा है। यहाँ की मिट्टी हर 50 साल में एक जवान खून मांगती है ताकि खानदान की शोहरत बनी रहे। आर्यन, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, इससे पहले कि वो तीसरी बार पुकारे। तभी दूसरी बार आवाज आई, इस बार और करीब से। आर्यन, बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। अध्याय 5। मायावी जाल। आर्यन ने अपने कान बंद कर लिए। वो समझ गया था कि तीसरी पुकार आखिरी होगी। उसने देखा कि हवेली के आईने धुंधले पड़ रहे थे और उनमें से उसकी मां की परछाई बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस परछाई के हाथ लंबे और नाखून काले थे। उसने डायरी में पढ़ा था कि निषिडाक को केवल अशुद्ध लोहे से रोका जा सकता है। उसने पागलों की तरह तहखाने में एक पुरानी जंग लगी जंजीर ढूंढी और उसे मुख्य द्वार पर लपेट दिया। तभी तीसरी पुकार गूंजी। इस बार आवाज आर्यन के ठीक कान के पीछे थी। आर्यन, मुड़कर देखो। अध्याय 6। अंतिम संघर्ष। आर्यन ने मुड़ने की गलती नहीं की। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और उस पुरानी डायरी को जला दिया, जिसे निषिडाक की शक्ति का स्रोत माना जाता था। जैसे ही डायरी जलने लगी, पूरी हवेली में एक भयानक चीख गूंजी। दीवारों से खून रिसने लगा और आईने टूटकर बिखर गए। आर्यन अंधेरे में भागते हुए मुख्य द्वार तक पहुंचा। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे से एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ा। आर्यन ने जोर से धक्का दिया और गेट से बाहर छलांग लगा दी। उपसंहार, अधूरी मुक्ति। अगली सुबह गांव वालों ने आर्यन को बेहोश पाया। हवेली पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। आर्यन को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जब वो कोलकाता वापस पहुंचा और अपने होटल के कमरे में शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके कंधे पर काले पंजे का एक निशान अभी भी मौजूद था। और अचानक उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से उसकी अपनी ही आवाज आई, आर्यन, तुम भाग नहीं सकते, हम तो एक ही हैं। अध्याय 7। होटल का मायाजाल। आर्यन का हाथ कांप रहा था। फोन उसके हाथ से छूटकर गिर गया, लेकिन कॉल अभी भी चालू था। फोन के स्पीकर से उसकी अपनी ही आवाज में एक ठंडी हंसी गूंज रही थी। होटल के कमरे की लाइटें अचानक नीली पड़ गईं। उसने शीशे की ओर देखा। वहां उसका चेहरा तो था, लेकिन शीशे वाला आर्यन पलकें नहीं झपका रहा था। वो बस एक डरावनी मुस्कान के साथ आर्यन को देख रहा था।
अचानक शीशे के अंदर वाले हाथ ने शीशे की सतह पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। आर्यन पीछे हटा और सीधे कमरे से बाहर गलियारे में भाग गया। होटल का गलियारा जो पहले सिर्फ 20 मीटर लंबा था, अब ऐसा लग रहा था मानो मीलों तक फैला हो। वो जितना भागता, लिफ्ट उतनी ही दूर होती जाती। अध्याय 8 तांत्रिक का संदेश। भागते भागते आर्यन की टक्कर एक बूढ़े आदमी से हुई जो होटल में सफाई का काम कर रहा था। उस आदमी ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर बने उस काले पंजे के निशान को देखा। लाल कोठी से आए हो? बूढ़े ने पूछा। उसकी आवाज भारी थी। हाँ, लेकिन वो तो जल गई। फिर ये सब क्या हो रहा है? आर्यन हांफते हुए बोला। हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी बेटा, वो एक शरीर था और निषिडाक उसकी आत्मा। तुमने हवेली जलाई तो तुमने उसे आजाद कर दिया। अब उसे रहने के लिए एक नया घर चाहिए और वो घर तुम्हारा शरीर है। बूढ़े ने अपनी जेब से एक काला धागा निकाला और आर्यन की कलाई पर बांध दिया। ये तुम्हें कुछ घंटों की मोहलत देगा। काली घाट के पुराने श्मशान में जाओ, वहां तुम्हें भैरव बाबा मिलेंगे। केवल वही इस परछाई को काट सकते हैं। अध्याय 9 काली घाट की काली रात। आर्यन टैक्सी लेकर काली घाट पहुंचा। रात के 2 बज रहे थे। हुगली नदी का पानी काला और शांत था, जैसे कोई गहरा राज छुपाए बैठा हो। श्मशान की आग दूर से ही दिख रही थी। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भैरव बाबा बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में हड्डियों की माला थी। जैसे ही आर्यन उनके पास पहुंचा, भैरव बाबा ने अपनी आंखें खोली। देर कर दी तुमने, वो तुम्हारे साए में उतर चुका है। बाबा ने एक जलती हुई लकड़ी को आर्यन के साए की ओर फेंका। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही लकड़ी साए को छुई, आर्यन के साए ने एक दर्दनाक चीख मारी। जमीन पर पड़ा हुआ साया अब आर्यन की हरकतों का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी मर्जी से हिल रहा था। अध्याय 10 साए से युद्ध। निषिडाक को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है। बाबा ने एक पीतल के कटोरे में कुछ तरल पदार्थ डाला। तुम्हें अपने साए को कैद करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मौत के करीब जाना होगा। तुम्हें अपनी धड़कनें कुछ पलों के लिए रोकनी होंगी, ताकि वो सोचे कि तुम मर चुके हो और वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने के लिए बाहर आए। आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। बाबा ने उसे एक कड़वी जड़ी बूटी खिलाई। आर्यन का शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल धीमा हो रहा है। जैसे ही आर्यन जमीन पर गिरा, उसके शरीर से वो काला साया धीरे धीरे अलग होने लगा। वो साया अब एक लंबी, डरावनी आकृति बन गया था जिसकी कोई शक्ल नहीं थी। वो आर्यन के मुंह के रास्ते उसके अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। अध्याय 11 आखिरी प्रहार। ठीक उसी पल भैरव बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया और एक अभिमंत्रित जाल उस साये पर फेंक दिया। साया जाल में फंसकर तड़पने लगा। वो कभी आर्यन की मां की आवाज में चिल्लाता तो कभी उसके दादा की आवाज में गिड़गिड़ाता। समीर, मुझे बचाओ, मुझे यहां मत छोड़ो। आर्यन को होश आ रहा था। उसने देखा कि साया अब एक छोटे से मिट्टी के घड़े में खींचा जा रहा था। बाबा ने फुर्ती से उस घड़े का मुंह लाल कपड़े और लोहे के तार से बांध दिया। इसे ले जाकर हुगली के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दो, बाबा ने चेतावनी दी। और पीछे मुड़कर मत देखना। उपसंहार, शांति या चेतावनी। आर्यन ने नाव ली और नदी के बीचों बीच जाकर उस घड़े को विसर्जित कर दिया। पानी में एक बुलबुला उठा और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन आर्यन लंदन के लिए रवाना हो गया। हवाई अड्डे पर वो काफी हल्का महसूस कर रहा था। प्लेन में बैठने के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा। बादल सफेद और सुंदर थे। उसने अपना फोन निकाला और अपनी सेल्फी ली ताकि वो देख सके कि वो ठीक है या नहीं। फोटो खिंच गई। आर्यन ने फोटो देखी, वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन जब उसने फोटो को जूम किया तो उसे पीछे वाली सीट की खिड़की के शीशे में एक परछाई दिखी। वो परछाई आर्यन की नहीं थी, बल्कि उस कटे हुए जीप वाले चौकीदार की थी जो उसे हवेली के पास मिला था। और वो चौकीदार अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। निषिडाक ने शायद अपना घर बदल लिया था। अध्याय 12 लंदन का ठंडा सन्नाटा। आर्यन लंदन लौट आया था, लेकिन वो डर उसके साथ ही विमान से उतरा था।
अब उसे आवाजें सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन चीजें बदलने लगी थीं। उसके घर का तापमान अचानक गिर जाता और उसके पालतू कुत्ते ने उसे देखते ही भौंकना और छिपना शुरू कर दिया था। सबसे अजीब बात यह थी कि आर्यन जब भी सोकर उठता, उसके बिस्तर पर हुगली नदी की गीली मिट्टी के निशान मिलते। उसे समझ आ गया था कि वो घड़ा फेंकना केवल एक छलावा था। निषिडाक उसे छोड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे पका रहा था। अध्याय 13 चौकीदार का रहस्य। उस रात आर्यन ने उस सेल्फी को फिर से देखा। वो चौकीदार जो विमान की खिड़की के प्रतिबिंब में दिखा था, उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। आर्यन ने पुराने कागजात खंगाले जो वो कोलकाता से लाया था। उसे एक पुरानी तस्वीर मिली 1950 की। तस्वीर में उसके दादा राजबाबू के बगल में वही चौकीदार खड़ा था, लेकिन वो चौकीदार तब भी वैसा ही दिख रहा था जैसा अब। वो बूढ़ा नहीं हुआ था। तस्वीर के पीछे बंगाली में कुछ लिखा था, आत्मार विनिमय, आत्मा का विनिमय। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चौकीदार कोई इंसान नहीं था, वो उसके दादा का रक्षक था, जिसे तंत्र विद्या से अमर बनाया गया था ताकि वो खानदान के शाप को संभाल सके। और अब वो रक्षक आर्यन के पास आ गया था, क्योंकि राजबाबू का ऋण अभी तक चुकाया नहीं गया था। अध्याय 14 आईने का हमला। रात के 3 बजे आर्यन के बेडरूम का बड़ा आईना अचानक चटकने लगा। दरारों के बीच से काला धुआं बाहर निकलने लगा और देखते ही देखते वो धुआं उस चौकीदार की शक्ल में बदल गया। तुम यहां कैसे आए? आर्यन चिल्लाया। चौकीदार की कटी हुई जीभ से कोई शब्द नहीं निकले, लेकिन आर्यन के दिमाग में उसकी आवाज गूंजी, तारांकन, तुमने घड़ा फेंककर निषिडाक को कैद नहीं किया, बल्कि उसे आजाद कर दिया। वह घड़ा उस शक्ति की सुरक्षा के लिए था, उसे रोकने के लिए नहीं। अब वो शक्ति भूखी है। तभी फर्श की लकड़ियां फटने लगीं और उनमें से वही डरावनी, बिना चेहरे वाली आकृति निषिडाक बाहर निकली। उसने आर्यन को अपनी काली लपटों जैसी बाहों में जकड़ लिया। अध्याय 15 अंतिम सौदा। आर्यन का दम घुट रहा था। तभी चौकीदार ने अपना खंजर निकाला और आर्यन के हाथ पर एक गहरा घाव कर दिया। सिर्फ रक्त ही रक्त को शांत कर सकता है, चौकीदार की मानसिक आवाज गूंजी। आर्यन ने दर्द में तड़पते हुए देखा कि उसका खून फर्श पर गिरते ही जलने लगा। वो साधारण खून नहीं था, उसमें हवेली की वो पुरानी आग और शाप मिला हुआ था। भैरव बाबा ने उसे धोखा दिया था। बाबा वास्तव में उस निषिडाक का पुजारी था, जो चाहता था कि आर्यन उस घड़े को खोल दे। लेकिन ये चौकीदार, जिसकी जीभ आर्यन के दादा ने काट दी थी ताकि वो राज न खोल सके, वो वास्तव में आर्यन को बचाने आया था। मुझे क्या करना होगा? आर्यन मन ही मन चिल्लाया। तुम्हें इस चक्र को हमेशा के लिए बंद करना होगा। तुम्हें खुद को मृत्यु के हवाले नहीं, बल्कि शून्य के हवाले करना होगा। चौकीदार ने इशारा किया। अध्याय 16 शून्य की ओर। आर्यन ने चौकीदार का हाथ पकड़ा। अचानक पूरा कमरा एक घूमने वाले भंवर में बदल गया। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन सभी यादों को त्याग दिया जो उसे अपनी विरासत से जोड़ती थीं। उसने मन में दोहराया, मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई पूर्वज नहीं, मेरा कोई नाम नहीं। ये एक मानसिक विसर्जन था। जैसे ही आर्यन ने अपने अस्तित्व को नकारा, निषिडाक का आधार खत्म हो गया। वो शक्ति केवल तभी तक जीवित रह सकती थी जब तक उसे पहचानने वाला कोई वारिस जीवित हो। एक कान फोड़ देने वाली चीख के साथ निषिडाक धुएं में बदल गया। चौकीदार ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक सुकून भरी चमक दिखी और वो भी धीरे धीरे धूल में बदल गया। उपसंहार, एक नया जन्म। अगली सुबह पुलिस को आर्यन के फ्लैट का दरवाजा टूटा हुआ मिला। घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन आर्यन वहां नहीं था। कोलकाता के काली घाट में एक नया सन्यासी देखा गया। उसका सिर मुंडा हुआ था और वो मौन रहता था। लोग कहते हैं कि उसने अपनी जबान खुद काट ली थी। वो शमशान की राख में सोता था और कभी किसी से बात नहीं करता था। एक दिन एक पर्यटक ने उसकी फोटो खींचने की कोशिश की। जब फोटो खींची तो कैमरे की स्क्रीन पर वो सन्यासी नहीं, बल्कि एक धूल भरी पुरानी हवेली दिखी। निषिडाक खत्म हो चुका था, लेकिन उसे खत्म करने की कीमत आर्यन की पहचान थी। वो जीवित तो था, लेकिन अब वो इस दुनिया का नहीं रहा था। शाप टूट गया था, पर एक नई खामोशी का जन्म हुआ था। कहानी समाप्त।